हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज आपको पता है जैसे कि एसएससी का जो फेज 11 है, जो कि एसएससी ने भर्ती निकाली है, बहुत अच्छी भर्ती है। 5369 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा कि जोन वाइज वैकेंसीज कितनी हैं, आपको हर जोन में कितनी वैकेंसीज दिखेंगी और आपको कौन से जोन से भरना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कट ऑफ की तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट होता है ना, क्या होता है ये। अब आप देखोगे फेज 11 है, फेज 10 में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे होता है ये, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कैसे ये फॉर्म भरते हैं, क्या इसमें फिजिकल होता है। बच्चों का बहुत सा कंसर्न ये था कि सर इसमें फिजिकल होगा क्या, तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल इसमें एक दो पोस्ट ऐसी हैं, जैसे कि आपको मिलेगा सब इंस्पेक्टर फायर सर्विस जो कि सीआईएसएफ के अंतर्गत है। सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें आपको यहाँ पे फिजिकल देना अनिवार्य है। सारे ही पोस्टों में नहीं है, ओके। 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों के बेस पर यह भर्ती होती है। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे ये कंसर्न था कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या मैं ये तीनों भर सकता हूं, क्या मैं सभी पोस्टों को भर सकता हूं, सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी इसमें ऐसी पोस्टें हैं। कुल आप देखोगे 400 से 500 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। कोई केमिस्ट है, कोई कारपेंटर है, कोई अटेंडेंट है, कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट है, कोई केमिस्ट है, आपको बहुत सारे पद मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे हर एक पद के आगे व्यू डिटेल में जाकर आपको वहां पे देखना होगा कि मैं ये फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, या फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये मेरे पास है या नहीं है। चलिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 चल रहा है हमारा। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 5369 या फिर समथिंग कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 5369। लास्ट डेट कितनी है, तो ये है आपकी 27 मार्च 2023। ठीक है, 6 तारीख को आ गया था ये फॉर्म, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 21 दिन का ये फॉर्म चलता है। एज ग्रुप, अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे ये कंसर्न था कि सर एज ग्रुप क्या होती है इसमें। देखिए इसमें ना अलग अलग है एज ग्रुप हर चीज के हिसाब से। एक एज ग्रुप आपको मिलेगा 18 से 25 का, दूसरा एज ग्रुप आपको मिलेगा 18 से 27 का, तीसरा एज ग्रुप यहां पे आपको मिलेगा 18 से 30 का, और दो और एज ग्रुप हैं। एक है आपका यहां पे 21 से 25, दूसरा है 21 से 30। ओके, तो आपको कुछ इस प्रकार से 21 से 27 भी है कई कई में। तो यहाँ पे खुद इस प्रकार के आपको एज मिलेंगे। मैक्सिमम में आपका ये रहने वाला है, मैक्सिमम में आपका ये रहने वाला है। लेकिन वो दो भी मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पता रहे कि किस पोस्ट में 21 भी मांगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किसी की एज ग्रुप देखी नहीं और वो आपने फॉर्म भर दिया, बाद में पता लगा कि उसमें तो 21 मांगी हुई है, आप तो वहां पे 18 में थे। तो ये चीजें यहाँ पर दिक्कत है कि आपको एज ग्रुप भी पता होना चाहिए। इसलिए एग्जाम डेट क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो जून जुलाई में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा 2023 में। ओके, ये आपके लिए जानना जरूरी था। ये आप लोग को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई 5369 वैकेंसीज हैं और 27 मार्च इसका लास्ट डेट है, और 18 से 25 ये सब मैंने आपको बता दिया है। 30 साल तक इसमें क्या है, एक तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एज ग्रुप। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप उसके हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो कि मेरे को कितना रेगुलर। आपको पता है 5 से 3 साल तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्वालिफिकेशन में आपको क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा 10th, फिर आपको मिल जाएगा 12th, और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेजुएशन। क्या होता है ये, क्या चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट। देखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन क्या करोगे इसमें, क्या हर पोस्ट में 10th मांगा हुआ है, बहुत कम ऐसे पोस्ट है। एक पोस्ट में आपको बता दो जो सबको भरनी है, नॉर्दर्न रीजन में कैंटीन अटेंडेंट की। ठीक है, इसमें सिर्फ 10th मांगा हुआ है, कोई IITI नहीं, कुछ नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये 10th मांगा हुआ है। और भी आपको मिल जाएगा सर ड्राइवर की पोस्ट में भी 10th मांगा हुआ है। ड्राइवर में आपको हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके स्टेट का। ये बात ध्यान रखना, आप लोग ड्राइवर में 10th दिखाता है बस, वहां पे लाइसेंस भी बहुत जरूरी है। ओके, और ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा आपका। ओके, 12th और ग्रेजुएशन। अब कुछ ऐसी पोस्ट भी थी इसमें जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसमें आप देखोगे ज्यादातर पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस भी दिख जाएगा
जो क्वालिफिकेशन है वो आपको कैसे मिल जाएगी, बीकॉम होना चाहिए, बीएससी बीसीए होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। मैक्सिमम ऐसे ही पोस्ट हैं, बहुत कम ऐसे पोस्ट मिलेंगे आपको जहां पे आपको सिंपल 12th, सिंपल ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप देख लेना डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको 12th वाला मिल जाएगा, जिसमें आपने क्या करना है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटिंग वाला जो काम होता है वो आपको आना चाहिए। सिंपल 12th इसमें मांगते हैं, ये आप लोग ये वाला फॉर्म भर लेना। ग्रेजुएशन पे भी आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज मिल जाएगी, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन नहीं है, आपका बीएससी बीकॉम ही मांगा हुआ है ज्यादातर में, और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन वाली जो सारी पोस्ट हैं, जैसे कि आपका 7th पे लेवल और 6th पे लेवल, दोनों की वैकेंसीज को व्यू डिटेल करना है। व्यू डिटेल यहाँ पे देखना है, और व्यू डिटेल जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलरली आपसे यहाँ पे क्या मांगा हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना, डिजायरेबल नहीं। डिजायरेबल तो होती वांछनीय, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। सिंपल 10th 12th ग्रेजुएशन हर किसी में नहीं है, सारे पोस्ट में आपको जाकर चेक करना पड़ेगा। अपना रीजन चेक कर लेना, किस रीजन से भरना है, किस रीजन से मैंने जाकर चेक करना है, वो सब आपके यहाँ पर देख लेना। सिलेबस, अगर आपने 10th लेवल वाला फॉर्म भरा है, मान लीजिए जो सिलेक्शन पोस्ट है इसमें आपने 10वीं पास वाले के लिए फॉर्म भरा है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि आप सभी के लिए फॉर्म भर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने एमटीएस के हिसाब से पढ़ना है। अगर आपने 12th के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भरा है तो आपने करना है CHSL के, आज पहला पेपर भी है। ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर करना है CGL के हिसाब से पढ़ लेना। ओके, अगर आप इस हिसाब से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही तय होता है। एकमात्र सिंगल पेपर होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम पैटर्न ना, तो सिंपल आपको पता है एक इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4 सेक्शन। सबसे पहले आपको मिलेगा जीके जीएस, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर क्वांट। जीके जीएस सबके आपको मिलेंगे 25-25 क्वेश्चन, लेकिन ये मार्क्स कितने के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 200 मार्क्स हो गया। और कंबाइंड टाइम कितना दिया जाता है, तो यहाँ पे 60 मिनट का आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा। ये हो गया आपका, एक ही पेपर सिंगल पेपर होता है। और जो इसका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, जैसे आप मेंस बोल सकते हो, स्किल टेस्ट बोलोगे ना आप इसको, स्किल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटिंग टेस्ट, और यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि सीपीटी आपका जो होगा, आपको कंप्यूटर में किस प्रकार का ज्ञान है वो भी टेस्ट यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे फिजिकल भी है। फिजिकल सारी पोस्टों में नहीं है, लेकिन जिसमें बोला गया, जैसे कि आपको बताया मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपका जो सब इंस्पेक्टर है फायर, उसमें आपको फिजिकल देखने को मिल जाएगा। तो देख के रखना कि आप फिजिकल आप उस प्रकार से कर पाएंगे तो ही आपने वाला फॉर्म भरना है। फिजिकल है, सारी पोस्टों में नहीं है। सारी पोस्टों को आपको चेक करना पड़ेगा किस किस में है, किस में नहीं है। 400 से 500 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपका सिंगल एकमात्र पेपर है। इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट होना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, ये सारा का सारा आपका क्वालिफाई इन नेचर है। इसमें कोई मार्क्स नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्री निकालने के बाद जो आपकी मेरिट लगेगी वो इसके पेज पर ही लगेगी। प्री तो नहीं बोलेंगे, सिंगल पेपर है तो ये आपका एक ही पेपर लगेगा, आपका इसी हिसाब से लगेगा। ये आपका क्या है, स्किल टेस्ट आपको दूसरा वाला बताया गया है। तो पेपर 1 जो आपका पेपर पहला ही है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लगने वाली है। तो कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो आप कितने भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे एक रीजन से भर सकते हैं, दूसरे रीजन से भी भर सकते हैं, याद रखना। तो आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देना कितने भी। ओके, तो आपको बस पैसा उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। क्या दूसरे रीजन से फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ, दूसरे रीजन से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कितने, तीनों योग्यता के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका भी जवाब मेरा हाँ है। अगर आपके पास ऐसी 10th में आप चाहते हो कि मैं 10th वाला भर दूं, आपके पास हायर क्या है, आपके पास लाइसेंस भी है आपके पास, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल का, तो आपने ड्राइवर का भी भर दिया, कैंटीन अटेंडेंट का भी भर दिया, फिर आपने डाटा एंट्री का भी भर दिया, फिर आपने ग्रेजुएशन में ऐसी पोस्ट भर दी जो आपके पास जिसके आपके पास क्या है, क्वालिफिकेशन है, तीनों आपने भर दी है, ठीक है। तो आप तीनों ही भर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप दूसरे रीजन से भी भर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है,
आप जाकर नोटिफिकेशन में देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो पर्सन है वो किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकता है, कितने भी वो फॉर्म भर सकता है, और वो तीनों योग्यताओं के लिए भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन 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 यहां पे एक चीज समझना, आपने मान लीजिए आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का भरा और 12th में किसी और का भी भरा, ये 12th लेवल के हैं, और आपने एक 10th लेवल का भरा था, कौन सा वाला, ड्राइवर का फॉर्म भरा था, कैंटीन अटेंडेंट का फॉर्म भरा था, और एक मान लीजिए एमटीएस का फॉर्म भरा था इसी में। तो यहाँ पे ऐसा मतलब ना कि डीओ का अलग पेपर होगा, इसका अलग पेपर होगा, इन दोनों का एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा 12th वाले का। और आपने ये 3 फॉर्म भरे हैं 10th के हिसाब से, तो इन तीनों का एक ही पेपर होगा। ये आप ध्यान रखना कि आपने अलग अलग पेपर नहीं देना है। आपने जिस भी लेवल का, जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी फॉर्म भरे हैं, आपको उन सबका एक ही पेपर देना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, वहां पे किस प्रकार से क्या मिल जाएगा, आपको वरीयता देखने को मिल जाएगी। तो 10th लेवल में आपने जो भी फॉर्म भरा है, 12th लेवल में आपने जो भी फॉर्म भरे हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी फॉर्म भरे हैं, आपको पेपर एक ही देना है, सिंगल पेपर देना है। ऐसा नहीं होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग पेपर दोगे आप, जो कि 12th ही मांगा हुआ है उसमें, ठीक है। अगर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपने 2 फॉर्म भरे हैं तो आपको पेपर एक ही देना है, लेकिन आप तीनों वाले फॉर्म भी भर सकते हो, 10th 12th और ग्रेजुएशन, अगर आपके पास उतनी योग्यता है तो। अब देख लेते हैं यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो जोन वाइज वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, नॉर्दर्न जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आप ये वाली फॉर्म जरूर भरना, 3381। सेंट्रल जोन में 217 है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में 160 है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 64 है, ईस्टर्न रीजन में 385 है, वेस्टर्न रीजन में 301 है, सदर्न रीजन में 445 है, मध्य प्रदेश रीजन में 28 है, केरल कर्नाटक रीजन में आपका 378 है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5369 आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो जोन वाइज मैंने बता दिया है, नॉर्दर्न जोन से फॉर्म जरूर भर लेना, नॉर्दर्न जोन से जरूर फॉर्म भर लेना है आपने, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो नॉर्दर्न जोन से फॉर्म भरना है। इसमें 10th वाले के लिए आप क्या भर लेना, यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट का फॉर्म जरूर भर लेना, सिंपल मांगा हुआ है। 12th वाले के लिए आपने यहाँ पे डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर लेना है। डाटा एंट्री भी यहाँ पे आप लोग सीख लेना। तो गाइज समझ रहे हो, आपको मैंने बता दिया है। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सर इसमें कैसे होगा वह कैसे होगा, आप मुझे कमेंट में लिखो। आपकी जो भी शिकायत है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।